2024 का चुनाव करीब 80% पूरा हो चुका है। इस वक्त सत्ता के गलियारों में तीन थ्योरियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अब की बार 400 पार हो चुका है, इसका ऐलान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और मोदी जी इस बार आउट टकाटक। और दूसरी तरफ चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी उन्हें नजर आ रही है और बीजेपी हो सकता है कि 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में ही स्ट्रगल करे। इस वक्त हकीकत आखिरकार है क्या, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन चर्चा करने के लिए और जानने के लिए कि क्या हो सकता है 4 जून को, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और देश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। वेलकम टू इंडिया टुडे आज तक। थैंक यू। तो ये तीन थ्योरियां हैं। कुछ दिनों तक बीजेपी के नेता 400 पार उस तरह से नहीं बोल रहे थे जितना कि फर्स्ट 2 फेजेस में बोल रहे थे, थोड़ा सा कम हुआ। एक बार फिर से अब 5th फेज के बाद पीएम से लेके सारे बोल रहे कि 400 पार हो गए, अब तो हम हो गए 400 पार। राहुल गांधी, केजरीवाल बोल रहे हैं कि नहीं, हार रही है एनडीए, बीजेपी आउट हो रही है। और कुछ जो लोग घूम रहे हैं यहां, वो कह रहे हैं कि काफी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, 272 भी नहीं आने वाली। आप इन थ्योरियों में किसको मानते हैं? मैं इनमें से किसी की थ्योरी को नहीं मानूंगा और ये कोई आज का आकलन नहीं है। पिछले कई महीनों से जब भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ हूं, लोगों से बात करी है, तो मेरा मानना है कि बीजेपी को जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते हैं। एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है, ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्यों लग रहा है कि 303 से बेहतर ही होगा? क्योंकि इसलिए कि देखिए, इसका बहुत सिंपल और बोरिंग सा आंसर, बोरिंग इसलिए कि मैं मतलब एनीथिंग विच इज कंसिस्टेंट अपीयर्स टू बी बोरिंग। अब इस बात को मैं पिछले 6 महीने से दोहरा रहा हूं कि ये बड़ा सिंपल गणित है कि बीजेपी के 303 आएंगे कि नहीं। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो सीट और हवा और चैटर सबको किनारे रख दीजिए। पहले ये देखिए कि उनके 303 आए कहां से। 303 में करीब करीब 250 सीट उनके आए हैं नॉर्थ और वेस्ट से। आपको बस ये देखना है कि क्या नॉर्थ या वेस्ट में बीजेपी को मटेरियल डैमेज हो रहा है। मटेरियल डैमेज का मतलब कम से कम 50 से ज्यादा सीटें क्या वो हार रहे हैं। और दूसरा जो देश का हिस्सा है, ईस्ट और साउथ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 225 सीटों में भाजपा के पास अभी इस लोकसभा में करीब 50 सीटें हैं। इन 250 सीटों में क्या हो रहा है? इन 225 सीटों में बीजेपी की वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहा है। बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में। अब किस स्टेट में कितना आएगा इस पर बहस में ना पड़े। क्यूमुलेटिवली ईस्ट और साउथ में बीजेपी की सीटें 15 से 20 से बढ़ रही हैं और वोट शेयर अक्रॉस द रीजन बढ़ेगा। और नॉर्थ और वेस्ट में कोई मटेरियल डैमेज है नहीं। तो एक बार को आप जो विपक्षी नैरेटिव है, उसके एनालिस्ट हैं या जो कह रहे हैं कि बीजेपी को 272 नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए योगेंद्र जी को ले लीजिए, वो कह रहे हैं 268 आएगा, 268 आएगा, 268 अराउंड आएगा। तो अगर उनके नैरेटिव को भी एक बार मान लिया जाए तो भी वो ये तो कह ही रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो 272 ही चाहिए, 300 या 400 तो चाहिए नहीं। लेकिन अगर उन आंकड़ों को भी आप देखेंगे तो सारा दारोमदार लोग इस पर बैठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत डैमेज हो रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि यूपी में भी सीटों का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन 2 बड़े राज्यों को आप देख लें, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक ऑपोजिशन के नंबर आए हैं महाराष्ट्र से, लोग कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीट जीतेंगे। अगर 20 से 25 सीट ऑपोजिशन जीत भी जाता है, मान लीजिए कि जीत गया, तो भी आउटगोइंग लोकसभा में तो बीजेपी के महाराष्ट्र में सिर्फ 23 सीटें हैं। 23 से कम तो तब भी नहीं हुआ, तो बीजेपी का नंबर घटेगा कैसे? कुछ लोग कह रहे हैं यूपी में इस बार नंबर घट रहा है। तो लोग भूल गए हैं, थोड़ी मेमोरी कम है लोगों की, कि भाई पिछली बार
बिहार और यूपी मिलाकर बीजेपी को करीब करीब 25 सीटों का नुकसान हुआ था 2014 के मुकाबले, जो बंगाल जैसे राज्यों से पूरा हुआ था। वो नुकसान इसलिए हुआ था कि बसपा सपा साथ में लड़े थे और बीजेपी 73 से घट के 62 पे 62 पे आ गई थी। तो अगर कोई ये कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो मैं बहस में पड़े बगैर ये कहूंगा भाई तो फिर बीजेपी की सीट घटी कहां, उनके तो 62 है ही, 18 पहले से हारे हुए हैं। नुकसान तो तब होगा अगर आप ये कहें कि यूपी में उनको 40-50 सीटें वो हार रहे हैं, और वो चीज न पक्ष कह रहा है न विपक्ष कह रहा है। इसी तरह बिहार है, जो बड़े राज्य हैं वहां पर ऐसा दिख नहीं रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं भी राजस्थान में 5-7 सीटें हार सकते हैं, हरियाणा में 2-4-5 सीट हार सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे या जनरली पब्लिक डोमेन में कोई ऐसा एनालिस्ट विश्वसनीय नहीं दिखा जिसने ये कहा कि कोई राज्य है जो ऑपोजिशन पूरा सिरे से जीत रहा है। तो नंबर वो ऐड होगा नहीं, और वेस्ट और नॉर्थ एक बार को राजस्थान में कांग्रेस 3 जीतेगी, 5 जीतेगी, 0 जीतेगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन अगर आप वर्स्ट केस भी बीजेपी के लिए मान ले तो इस पूरे रीजन में वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को 50 सीटें हारते हुए मैं नहीं देख रहा हूं, और ईस्ट और साउथ में उनके 20-25 सीट बढ़ रही है। तो मोटे तौर पे उनका स्टेटस को बना रहेगा, और दे विल ऐड सम टू द टोटल विच दे हैड। तो ये बात क्लियर है कि आप ये तो नंबर का हुआ। दूसरा, एक अगर आप फंडामेंटल तौर पे देखें कि सरकारें कब हारती हैं, 2 वजह हम लोग देखते हैं। अगर नंबर को भूल भी जाए, जब ग्राउंड पे लोग जाते हैं, एक लोगों का या तो पार्टी और लीडर के खिलाफ एक एंगर हो कि भैया इस बार इनको सबक सिखाना है, गुस्सा जिसको कहते हैं। तो मोदी जी और भाजपा को लेकर 10 साल की सरकार चली है, डेफिनेटली एक बड़ा वर्ग है जिसमें डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा उनमें दबी हुई नाराजगी भी आप कह सकते हैं। लेकिन अंत आते आते अभी तक ये सुनने को नहीं मिला दोनों साइड के कमेंटेटर से कि देयर इज ए वाइड स्प्रेड एंगर अगेंस्ट मोदी। तो वो एंगर कि मोदी को हटा देना है जीत के चाहे कोई आए, ये चीज नहीं है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, किसी की आशा के अनुसार सरकार चली है, किसी के अनुरूप नहीं चली है, तो वाइड स्प्रेड एंगर नहीं है। दूसरा, एक सरकारों के हारने का वजह होता है अगर कोई नया आदमी आ जाए और उसके लिए पॉजिटिव वोट हो, जिसके लिए लोग में क्लैमर हो कि भाई ये आदमी आकर हमारी जो स्थिति है वो मोदी जी से भी अच्छा कर सकता है, या कांग्रेस के यूपी मनमोहन सिंह से भी अच्छा कर सकता है। वो चीज भी अभी तक किसी ने मुझे नहीं कहा। जो कांग्रेस के डाई हार्ट सपोर्टर हैं, कमेंटेटर हैं, वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि देश में ये कोई चैटर चल रही है कि भाई राहुल जी आएंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा। तो इन एब्सेंस ऑफ दिस एंगर, significant widespread anger against Modi or clamor for an alternate or a challenger, I do not see how this will turn around कि बीजेपी 300 से घट के 200 आ जाएगी। तो एक चीज क्लियर है कि बेस्ट केस सिनारियो हो या नॉट सो बेस्ट केस सिनारियो हो, बीजेपी की सरकार तीसरी दफा बनती नजर आ रही है। बिल्कुल 300 का नंबर उनका रहे, 300 उसके आसपास रहेगा नंबर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो थर्ड टर्म है मोदी सरकार की, उससे जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब मैं फिर से चुन के आऊंगा तो मैं बड़े फैसले लेने वाला हूं। आपने प्रधानमंत्री के साथ, जब वो मुख्यमंत्री थे, काफी नजदीकी से काम किया। आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या ख्याल में रखना चाहिए? किस तरह के बड़े फैसलों का इंडिकेशन पीएम दे रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं। बड़े फैसले लेने की बात प्रधानमंत्री ने जब ये चुनाव शुरू हुआ था उससे पहले कहा था, और इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं है। जब तीसरी बार वो आएंगे तो कुछ बड़े फैसले लेते हुए वो दिखेंगे। लेकिन जो पूरा ये कैंपेन चला है, जो नैरेटिव है, चैटर, उसका मैं एक ही चीज देखता हूं कि तीसरे टर्म में मोदी इतने ताकतवर नहीं होंगे जितने कि वो दूसरे टर्म में थे। नंबर भले ज्यादा आ जाए, ये आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है, ये मेरा एक नया अपना असेसमेंट जो मुझे 2 महीने आधार पे मैं वो बता रहा हूं। क्योंकि 14 में मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा, मोदी वॉज ए सिंबल ऑफ होप फॉर लॉट ऑफ पीपल। मोदी जाएंगे देश बदल जाएगा। 2019 में जो वोट था वो मोदी के प्रति विश्वास का वोट था कि हमें इन पर भरोसा है, ये चीजों की इन्होंने शुरुआत करी है और अच्छा होगा हर क्षेत्र में। 2024 का जो वोट है, वोट तो है बीजेपी को, वो जीत के भी आ रहे हैं, लेकिन वो वोट स्केप्टिसिज्म का है, वो वोट रिलक्टेंस का है, वो वोट ऑल्टरनेटिव न होने का है। तो जो एक अंधभक्ति थी मोदी जी के लिए, एक बहुत बड़ा भरोसा। देखिए, लीडर की जो ताकत क्या है, आप लोग कवर करते हैं इतने समय से पॉलिटिक्स, लीडर की ताकत है पब्लिक सपोर्ट। उस पब्लिक सपोर्ट के इंटेंसिटी में, आई अंडरलाइन द वर्ड, पब्लिक सपोर्ट के इंटेंसिटी में कमी आई है, और इसीलिए आपको ये चैटर जो आपको दिख रहा है कि ग्राउंड पे उस तरह की मोदी जी के नाम पे लहर नहीं है। एनालिटिकल जितने टूल्स हैं, जो डेटा हैं, जो
मोदी जी की अटेंडेंस है मीटिंग्स में, जो टीआरपीज हैं, जो उनके इंटरव्यूज को जितने लोग देख रहे हैं, अगर सब चीज को आप मिलाकर देखेंगे तो जनरली उनके चैटर में, उनके सपोर्टर्स की इंटेंसिटी में कमी आई है। भाजपा के सपोर्टर कहेंगे कि चूंकि आप अपनी कोई दाल गिराने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं, मेरी क्या क्योंकि दाल अगर गली आप है? कह रहे हैं कि 300 से ऊपर सीटें आएंगी तो वो तो बड़े मैंडेट से जीते हैं, 282 से 303 से अगर ऊपर आ गई तो मोदी जी और उनके सपोर्टर बोलेंगे हम तो पहले से बड़ा जीते हैं। बिल्कुल ये प्रशांत किशोर कैसे कह रहे हैं मेरी लोकप्रियता कम हो गई? बिल्कुल बोलेंगे। इस देश में हम लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं। मान लीजिए कि विराट कोहली ने 101 रन बनाए और बिल्कुल फ्लॉलेस 101 रन बनाए। किसी दूसरे इनिंग में विराट कोहली ने 140 रन बनाए, लेकिन उस दौरान उनके 6 कैच ड्रॉप हुए। तो किस इनिंग को आप बेहतर मानेंगे? लोग रिकॉर्ड पे तो दोनों में सेंचुरी लिखी जाएगी, लेकिन 140 की जब इतिहास लिखा जाएगा, रिकॉर्ड लिखा जाएगा, तो उसमें यह कहा जाएगा कि 6 कैच अगर नहीं छूटे होते तो शायद और अगर आप विराट कोहली से भी पूछेंगे कि आपकी इनिंग दोनों में अच्छी कौन थी तो बताएंगे 101 वाली। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि 2014 की जो विक्ट्री थी मोदी जी की, वो फ्लॉलेस विक्ट्री थी, होप की विक्ट्री थी। 2019 विश्वास की विक्ट्री थी। 2024 ऑल्टरनेटिव नहीं होने की विक्ट्री है। और उसकी वजह यह है कि इन चुनाव में भी जो लोगों ने देखा समझा है, बात जिसकी हो रही है कि रूरल डिस्ट्रेस इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है। दूसरा जो ग्रोइंग इनइक्वालिटी है, आपने भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था, ग्रोइंग इनइक्वालिटी इज ए सिटिंग टाइम बॉम्ब। और तीसरा जो बेरोजगारी है, ये पुट टुगेदर दिस 3 थिंग्स, अनलेस इन द न्यू टर्म गवर्नमेंट डज समथिंग डिसाइसिवली डिफरेंट देन व्हाट दे हैव बीन डूइंग। जो उन्होंने आपको उत्तर दिया कि ट्रिकल डाउन वाली थियरी, कि भाई कुछ लोग ऊपर जाएंगे फिर वो नीचे से लोग, वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो पेस है अगर वो मैनेज नहीं किया गया तो आई थिंक इट्स अ सिटिंग टाइम। द कॉम्बिनेशन ऑफ रूरल डिस्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोइंग अनइक्वालिटी in a country as large as India, where you have 600 million people, 60 करोड़ से ज्यादा लोग दिन में 100 रुपए नहीं कमाते हैं, वो किसी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जहां तक बड़े निर्णयों का सवाल है, मैं देखता हूं कि वो शुरुआत करेंगे विथ ए बैंक। आई वुड सी इन ए ब्रॉड टर्म देयर विल बी मोर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ पावर एंड रिसोर्सेज। सत्ता और संसाधन का केंद्रीकरण की जो शुरुआत या जिसकी मतलब एक बू आ रही है, उसमें तेजी आएगी। लोगों को यह दिखेगा कि केंद्र सरकार जो है वो और ताकतवर हो गई है संस्थाओं के मुकाबले, राज्यों के मुकाबले, व्यवस्थाओं के मुकाबले। तो सत्ता और संसाधन का केंद्रीकरण बढ़ेगा। और मुझे जो सबसे उसमें स्पेसिफिक चीज दिख रही है कि शायद देयर माइट बी अ सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट to curtail the financial autonomy of the states. For example, अभी स्टेट्स के पास रेवेन्यू के लिए 3 सोर्सेज हैं, पेट्रोलियम, लिकर एंड लैंड। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पेट्रोलियम को तुरंत जीएसटी में ले आया जाए, जो होना भी चाहिए, उसमें क्या होना। मैं यही बात आपको कह रहा हूं, क्योंकि इसके लिए सपोर्ट भी है और अब मैंडेट भी आ गया और स्टेट कुड बी पुश्ड टू एक्सेप्ट दिस। लेकिन दिस वुड मीन लेसर financial autonomy for the states and more power in the hands of center. अगर कोई स्टेट फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है ये नहीं और इंडेटेडनेस बढ़ती जा रही है, तो अगर लगाम कसने में, ताकि आप जितनी आपकी कमाई है उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो। आपने सवाल ये नहीं पूछा कि क्या सही करेंगे क्या गलत करेंगे, आपने पूछा कि बड़े निर्णय क्या लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता और संसाधन का केंद्रीकरण होगा और उस दिशा में मैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो स्टेट्स की है उसको कम होता हुआ देखता हूं। और जो ये एफआरबीएम जैसे नॉर्म्स हैं उसको बहुत थोड़ा और कड़ाई से लागू, पहले भी ये नॉर्म है, पहले भी वो देश हित में था, लेकिन शायद पहले 2 टर्म में इतना उसको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा था, उसको किया जा सकता है। दूसरे जो उनके बड़े निर्णय हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल जिसको आप कह सकते हैं, इन निर्णयों पर भी सरकार बहुत तेजी से बढ़ सकती है। अब तक हमने चर्चा की नतीजे की, अब तक हमने चर्चा की कि क्या फैसले हो सकते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि विपक्ष का इसके आगे अब क्या होगा। अगर फर्ज कीजिए फिर से बीजेपी की 300 से ऊपर सीटें आ जाती जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर भारत के विपक्ष का क्या बचा, कहां पे है विपक्ष? पहली बात, मैं विपक्ष के बारे में हमेशा कहता रहा हूं और अभी भी मैंने कहा कि बिहार में, देश में विपक्ष कमजोर कभी नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि 60% जनता हमेशा व्यवस्था से नाखुश है या व्यवस्था से उसको शिकायतें हैं या उससे बेहतर एक्सपेक्टेशन है। तो विपक्ष तो होता ही होता है, डिपेंड ये करता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, फॉर्मेशन है, उसको कितना वो कैपिटलाइज कर पा रही हैं, कितना गैल्वेनाइज कर पा रही है। तो विपक्ष
आपको दिखेगा वो विपक्ष शुरुआती दिनों में कम से कम अगर पार्टियों के फॉर्म में ना दिखे तो वो आपको जनता की ओर से दिखेगा। फिर मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। पहले जो 14 से 19 का जो टर्म था मोदी जी का, संख्या 2019 से 24 के मुकाबले कम थी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पब्लिक प्रोटेस्ट एक ही हुआ, वो लैंड एक्विजिशन बिल पर हुआ था। और इसकी चर्चा इतनी चैटर नहीं होती है, लेकिन वो फेसलेस था, पब्लिक का प्रोटेस्ट था और सरकार को 4 बार अध्यादेश सरकार ने रिन्यू किया, लेकिन अल्टीमेटली सरकार को बैक ट्रैक करना पड़ा। पूरे 5 साल में एक पब्लिक एजिटेशन ऑन रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंस। दूसरे टर्म में मोदी जी की ताकत ज्यादा रही है, संख्या ज्यादा रही है, लेकिन 3 बड़े पब्लिक प्रोटेस्ट हुए और तीनों में सरकार को झुकना पड़ा। फार्मर्स प्रोटेस्ट में तीनों लॉ को वापस लेना पड़ा, CA/NRC को 4 साल तक एबेंस में रखा हुआ था, अभी लेकर आए हैं, और SC/ST एक्ट पर भी जो एजिटेशन शुरू हुआ 7-10 दिन के अंदर सरकार को झुकना पड़ा। तो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ प्योर परसेंटेज टर्म्स देयर हैज बीन 300% इंक्रीज, 3 times increase in the second term. I see in coming tenure there will be more public protest or dissent of the scale that would be noticed. जहां तक आपने कहा कि विपक्षी पार्टियों का भविष्य, इफ कांग्रेस इज willing and able to change the status quo in their leadership, in their approach, I think they would have a very good chance going forward, because 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई होगी। जब आप कह रहे हो कि लीडरशिप बदलने की जरूरत है, स्टेटस को बदलने की मैं जरूरत है, लीडरशिप तो बदलने की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, एक तो माइंड सेट है। देखिए, आप जो कांग्रेस को या राजनीतिक पार्टियों को करीब से देख रहे हैं, वो ये बताएंगे कि बाय एंड लार्ज कुछ चेहरे बदल सकते हैं, अहमद पटेल की जगह वेणुगोपाल आ गए होंगे, लेकिन जो कांग्रेस के फंक्शनिंग का जो तरीका है, डिसीजन मेकिंग है, वो बाय एंड लार्ज 14 और 24 में बिल्कुल बदला नहीं है, बिल्कुल नहीं बदला है। बीजेपी को आप देखिए, उनको 2004 में वो हारे, 9 में हारे, 14 में जो बीजेपी चुनाव लड़ी वो एक नए नेतृत्व में नए तरीके से, भले सही हो गलत हो, लेकिन उन्होंने उसको चेंज किया। वो आडवाणी जी जब हारे, 2000 आडवाणी जी के नेतृत्व में जब भाजपा हारी, तो दे डिडंट कंटिन्यू विथ इट, दे चेंज, दे destabilize the status quo, they tinkered with it at least to begin with. तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को जब स्टेटस को से हटना होगा, वो लीडरशिप में है, उनके काम करने के तरीके में है, पब्लिक आउटरीच में है, हर चीज में। स्टेटस को से अगर नहीं हटेंगे तो सिर्फ आप चाहे किसी ए को बनाइए, बी को बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, आपका काम है मैच खेलना, हमारा काम है कमेंट्री करना। तो आप खेलिए अपना मैच और हमारी कमेंट्री चलती रहेगी। आपने हमारे लिए वक्त निकाला प्रशांत किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू।